हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं माइनर्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइनर क्या होता है। इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। सेक्शन 3 बोलता है कि एक ऐसा पर्सन जो 18 या 18 से ज़्यादा उम्र का है वो मेजर है, और 18 से कम उम्र का अगर एक इंसान है तो वो माइनर है। और माइनर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, या फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको मान्यता नहीं होती, वॉइड, या फिर वॉइड एब इनिशियो भी हम उन्हें बोल सकते हैं, मतलब वॉइड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। अब हम देखेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 10 कहता है ओनली दोज अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय द कॉम्पिटेंट पार्टी। इसका मतलब वो अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कॉम्पिटेंट पार्टी ने बनाए हैं। अब कॉम्पिटेंसी क्या है, तो ये वर्ड कॉम्पिटेंसी डिस्कस है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 11 तीन मेन क्राइटेरिया रखता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेजॉरिटी, मतलब जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसका मेजर होना। दूसरा है साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी का पॉइंट सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ले डाउन करता है मेजॉरिटी। इसका मतलब 18 या 18 साल से बड़ी उम्र का होना। इसी को हम फर्दर डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही सुप्रसिद्ध केस को भी डिस्कस करेंगे। केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो हुआ था 1903 प्रिवी काउंसिल में। यहाँ पे जो प्लेंटिफ था वो माइनर था। प्लेंटिफ एक अमाउंट लेता है, मनी बोरो करता है, और उस अमाउंट को फुली पे नहीं कर पाता, ओनली 8000 पे करता है। तो जब वो फुली अमाउंट पे नहीं कर पाता तो जो मनी लेंडर है वो उस पर केस करता है, और ये फाइनलाइज होता है कि ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो वॉइड था या वॉइड एब इनिशियो था, मतलब वॉइड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। इस वजह से जो माइनर है, हमारा प्लेंटिफ है मोहरी बीबी केस में, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा वापस करने की या ऑब्लिगेशन पैसा वापस करने की जो उसने नहीं किया, किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट। माइनर अगर एग्रीमेंट करते हैं तो उसके दो बड़े इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला होता है नो लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी माइनर पर अराइज नहीं होती, चाहे वो अमाउंट रिफंड करने की हो या कुछ भी। और दूसरी चीज़ रूल ऑफ एस्टॉपल। तो अगर एक पर्सन को पहले से ही ट्रू फैक्ट्स का पता है तो रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अगर डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के बारे में पता था, डिफेंडेंट को पता था कि प्लेंटिफ एक माइनर है, तो रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अब एक सवाल उठता है, क्या ना माइनर भी पार्टनर, क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एक माइनर भी पार्टनर हो सकता है विद द ड्यू कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद एक सवाल बड़ा ये उठता है, क्या ना माइनर भी एजेंट, क्या एक माइनर एजेंट हो सकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो ये बोलता है कि माइनर भी एक एजेंट हो सकता है। तो ये हमने देखा माइनर्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।